आज इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए जारी कर दिए हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन ने, कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मीडिया को उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन अपने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो देखिए ना, अब क्या उसकी होगा, वजह है। पीर के रोज क्या होगा? मतलब अभी रिपोर्ट गई है नहीं गई, एक तो ये मुझे नहीं पता कि ये फंड्स फराहम करेंगे। और सिक्योरिटी सर, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से क्या बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने? हो चुकी है या होनी है, अभी ये भी सवाल है। नहीं नहीं, इनको हेयरिंग में मैं मौजूद था, आपको याद है, मैंने मैंने वो ये बाकायदा सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे ड्यूटी है, और वैसे भी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो कस्टोडियन है। वो आप मिनिस्टर इंचार्ज अपनी जगह पर है, स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा उसने देना है। ये और कल अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है तो सेक्रेटरी फाइनेंस के अगेंस्ट होनी है। सेक्रेटरी डिफेंस ने भी वहाँ रिजर्व फोर्सेज के हवाले से भी बात की उन्होंने, और उन्होंने बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके हवाले से भी बात आई। और ये सिर्फ एक दिन के लिए इंतजाम करना है, ये कौन सा आपने महीना, ये कुछ जंग लड़ने जा रहे हैं? एक दिन के लिए आपने इंतजाम करना है, और ये दोनों का करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं, ये भी तैयार हैं और वजीर आजम भी तैयार हैं। ये जो सोची बैठी है ना कि जनाब को सियासी शहीद की पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। मैंने पूरी दुनिया से मैं फोन सुन रहा हूँ, मैसेजेस ले रहा हूँ कि जहां लोग गिला कर रहे हैं कि यानी ये कौन सी सियासी हुकूमत है जो अदालतों के खिलाफ कहते हैं अदालती फैसले हम नहीं मानते हैं। यानी और वो जुबानी पॉलिटिकल चलते रहे आप, लेकिन आप काबीना में बैठकर, आप पार्लियामेंट में बैठकर किसी जज के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते आर्टिकल 68 के तहत। वो 69 का समझना कि हमारी प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं होगी। अगर इतना शौक था तो वजीर आजम वगैरह सारे के सारे 172 73 का जो 170 प्लस के जो लोग हैं, शायद ये सारे दस्तखत करते करारदाद के ऊपर। क्या कितने ने दस्तखत किए? 42 ने, वो भी रिजर्व सीटों के ऊपर। यानी उनको बेवकूफ बनाने के लिए, यानी ये बयानियां दिलाते फिर रहे हैं, लेकिन ये इसका नुकसान जो इस मुल्क को हो रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, और इन्हें भुगतना पड़ेगा सारी। आपको लगता है कि ये, अच्छा वो, लेकिन फैसला ये मुतनाज़ कहलाएगा या मुतनाज़ नहीं होगा फैसला? मतलब वो ये भी तो एक उनकी तरफ से तो बात देखिए हो ये रही है फैसला, कि देखिए डॉक्टर साहब मैंने आपके सामने देखिए फुल कोर्ट का पॉइंट पे लगा के वो मैंने रिवर्ट कर दिया है। हम्म, फैसला जो है अभी 3 मेंबर बेंच ने किया है, और इलेक्शन कमीशन उस पर बढ़ रहा है आगे, देखिए ना। मुल्क के इदारे मान रहे हैं ना, तो जो इदारे मान रहे हैं तो फैसला तो वो है ना। फैसला हवा में कहने से फैसला नहीं है, फैसला वो है जो इदारे मान रहे हैं। इदारे मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस बाकायदा शेड्यूल जारी किया उसमें बाकायदा आगे आगे बाकायदा आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन की अपीलें सुनी गई है तो ना। और ये सारा उसके और वो जो शेड्यूल दिया, शेड्यूल पे अमल दरामद हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है या इबहम है। वो 4-3 वाला जो बातें हैं, वो 2 जजेस ने, जस्टिस अपना जाजुल अहसन ने और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने अगर अपना एडिशनल नोट दे दिया, फिर क्या रह जाएगा? फिर तो वो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर तो ये 4 रह जाएंगे। मैं इस कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि फैसला वो है जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो। अब बैठे अब इस तरह कहें कि 2 बेंच उधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अच्छा, जस्टिस नहीं चल। आपका ये कहना है कि रियासती अदारे इस वक्त फैसले को मान रहे हैं, जो फैसला आया है नोट्स की कोई हैसियत नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसा ही है। अच्छा, रेफरेंस फाइल हो रहा है कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ या कोई काजी फाइज साहब के खिलाफ? इस तरह के रेफरेंसेस भी कोई फायर? डॉक्टर साहब मैं बताता चलूँ, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी ही हैं जो होती रहती है। रेफरेंस वो होता है, बाकायदा एक प्रोसीजर दिया है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं रेगुलेशन है 2005 के, वो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। वो ये खाली दरखास्तें लिख के कंप्लेंट फाइल करके इसका एफिडेविट देना होता है, और फिर बाकायदा रेफरेंस की शक्ल कुछ और होती है। तो ये किसी ने प्राइवेट दाखिल कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा याद रखिएगा, जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट कभी रेफरेंस मिसकंडक्ट नहीं होता है। कहाँ मिसकंडक्ट होगा? मिसकंडक्ट कहाँ है? जब आपने कोई रिश्वत ली है, आपने कोई सिफारिश मानी है, आपने कोई ऐसा काम किया, वो तो अभी तक कोई एक चीज भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सके हैं। इस तरह की ख्वाब देखते रहते हैं, दिन में देखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है। अजहर से अजीजा, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि देखें, अब मतलब मैंने कहा ना कि हर चीज को एक साइड, एक तरफ हर फैसला, जो भी फैसला है वो एक पार्टी एक तरह से देख रही है, दूसरी पार्टी, पार्टी से मुराद मेरी सियासी पार्टी नहीं, जी। वैसे भी यानी दो फरीक हों किसी फैसले को, तो वो अपने अपने अंदाज में। यहां पर जो बदकिस्मती है वो ये है कि एक तो तकसीम बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बड़ी वाजे तौर पे वाज़ेह उस है। दिन इजाज साहब ने कहा कि बात भी नहीं करते जज साहब। दूसरी बात यह है कि ये यकीनन फैसला वो है और ये इख्तलाफी नोट है, तो इससे इख्तलाफी मजमूई नोट। सूरत हाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
अच्छा, पार्लियामेंट की करारदाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कौमी सलामती के एलामिया में भी जिक्र नहीं है इसका, इस सर पूरे ब्रेक ले लेते हैं सिचुएशन डॉक्टर का। साहब, वापस अवाम आके को बात करते हैं। अच्छा, अब ये अमेरिका का दौरा पोस्टपोन हुआ है इसहाक डार साहब जी का। इसहाक डार साहब तो का अब मसला ये है कि अब यानी ये दूसरा अशरा, मैं सिर्फ ये बात करके ख़त्म करता हूँ, यानी अब ये स्टार्ट होगा पीर के दिन से दोबारा। सर तो पीर का दिन जब आएगा इंशाल्लाह, तो ये हम आखिरी अशरे की तरफ जा रहे होंगे रमज़ान में। और अब वहाँ पर वो देखना है कि आखिरी अशरा जो है उसमें क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तमाम शख्सियात जाते हैं सऊदी अरेबिया, या नवाज शरीफ साहब का तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका का अपना किया है कि जी यहाँ पे डोमेस्टिक सूरत हाल की बुनियाद पे, अब डोमेस्टिक सूरत हाल क्या ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे इसहाक डार साहब, क्योंकि जाहिर है सियासत भी में भी वो एक उनका इंपॉर्टेंट रोल है और खजाने को भी देख रहे हैं, लेकिन इसका क्या, इसको किस तरह से देखा जाए? सर ब्रेक ले लेते हैं। आईएमएफ का इशू है, हम फिर डेडलॉक पे खड़े हो गए हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा कि क्या इशू है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मजीद बात करेंगे इस पर। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें भी इस फैसले के हवाले से और सियासी मामलात पर बात नहीं की गई, ना ही एलामिया में था। मैं एक थोड़ी सी बात एक और करके और फिर मैं वापस आता हूँ। देखें, ये जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई मुसलसल 2 रातों, और उसके बाद ये हुआ कि रमज़ान शरीफ की दौरा, उसके बाद ये हुआ कि गज़ा जो कि यानी एक फ़लस्तीनी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका है गज़ा, और इसराइल के साथ है और लैंडलॉक। गज़ा से रॉकेट आए और फिर जनूबी लिबनान से आए, और इतने ज़्यादा आए कि 2006 के बाद 2006 तब जब हिजबुल्लाह और इसराइल की प्रॉपर जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह ने जो है वो फतह हासिल की थी। अच्छा, अब इसमें इशू ये हुआ, तो वहां से रॉकेट्स आए, और रॉकेट्स आके उसके बाद ये हुआ कि कल रात को इसराइली तैयारों ने बॉम्बिंग की, ठीक है, गजा पे भी और जनूबी लेबनान में। ठीक। अब ये बात यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आगे बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये बात है कि इन्होंने बॉम्बिंग की और इन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह का इन्होंने बराह रास्त नाम नहीं लिया, हिजबुल्लाह का नाम इन्होंने नहीं लिया। जो इसराइली मीडिया है वो हिजबुल्लाह पे अभी तक नहीं, इन्होंने 2 तंजीमों का नाम लिया, हमास और इस्लामी जिहाद। हमास जो है वो हमको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, अखवानुल मुस्लिमून, ठीक है, शेख अहमद यासीन, और फिर उसके बाद खालिद मिशाल और जो है वो इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया इस वक्त गालिबन बैरूत में है, ठीक है। लेकिन हिजबुल्लाह का अब इसमें यहां पे सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि ये बॉम्बिंग हुई, लेकिन उसमें कोई वहां पर कोई उनके नतीजे में कोई जानों की ज़िया की खबर नहीं है, बॉम्बिंग हुई। आज लेकिन खतरा इस बात का था कि मस्जिद अक्सा में जो नमाज जुम्मा हो तो उस दौरान क्या हो, लेकिन उस दौरान मस्जिद अक्सा में तो हजारों या लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे। लेकिन हुआ यह है कि जो शुमाली वादी उर्दन का इलाका है हमरा, यानी जो कि वेस्ट बैंक में है, गजा इसराइल वेस्ट बैंक ज़हन में रखें, ठीक है, ये दरमियान में इसराइल, एक तरफ गजा, एक तरफ मगरिब वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक कौन सा? दरिया उर्दन का वेस्ट बैंक, मकबूजा इलाके। वहां पर एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ जा रही थी, इसराइली यहूदी वालदा और 2 बेटियां, उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की और दोनों बेटियों को मार दिया। और वो किसने मारा नहीं पता, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि अब इसमें ये मजीद एक, देखिए नेतन्याहू, इसराइल जरा ध्यान में रखें, वो इसराइल है जहां पर अभी ये मुजाहरे हो रहे थे, और वो मुजाहरे होते पिछले हफ्ते हम डिस्कस ही कर रहे थे कि वो नेतन्याहू की रिहाइशगाह को क्रॉस कर गए थे। रात को उन्होंने अपने वजीर दिफा को फारिग कर दिया था, गैलेंट को, उसके बाद उन्होंने अदालती कानून ला रहे थे। उसके बाद सईद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम नहीं कहते थे कि इसराइल कोलैप्स हो जाएगा, ये देखें इसराइल कोलैप्स हो रहा है, ना कोई आर्मी, क्योंकि फौज के लोग भी उसमें चले गए थे, इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग भी हड़ताल पे चले गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो अदालतों में हम फंस जाएंगे,
अगर ये इस तरह से ये कवानीन बने। अच्छा, अब इस्लामी हमास, अख़वान मुस्लिमून, इस्लामी जिहाद के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। इस वक्त सवाल इसके कि वो इस्लामी जिहाद जो है वो तो इसराइल के वजूद को नहीं मानते। वो कहते हैं वो यानी हमास तो गजा में है, गजा में 2 ग्रुप्स एक्टिव हैं। जी। हमास एक्टिव है, हमास तो वहाँ पे इलेक्शंस के नतीजे में हमास ही गजा में आई थी, और उसके बाद और उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे डाला हुआ है उनका नाम। लेकिन यहाँ पर इस्लामी जिहाद जो है वो उनसे ज़्यादा दुहात आ गए हैं, लेकिन वो भी कहीं अख़वान मुस्लिमून के साथ ही लिंक्ड, वो इजिप्ट के अंदर से ही वो बने थे। सही। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब इसमें इशू ये बना कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का नाम नहीं आया इसमें अभी तक इसराइल की तरफ से ऑफिशियली। क्यों? ये सारा उस वक्त हो रहा है जब चाइना ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा रहा है। चाइना ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा रहा है और दोनों के वज़राए खारजा वहां पर मौजूद। और ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती का मतलब यह होता है कि ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई। अच्छा, उसके बाद सऊदी अरेबिया कतर के मामला ठीक हो गए, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के मामला ठीक हो गए, तुर्की मुत्तहिदा अरब अमारात के ठीक हो गए, सऊदी अरब तुर्की के ठीक हो गए, तुर्की मिस्र के ठीक हो गए। मिस्र इशू ये है सारा कि इसमें अब यहां पर एन उस वक्त जब सऊदी, अच्छा हमको पता है कि लेबनान की पॉलिटिक्स में मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं, उनका एक अच्छा एक तीसरा फरीक है। अच्छा, इसमें एक तीसरा फरीक है, वो भी चाइना में है। लिबनान के अंदर लिबनान और फलस्तीनी इशू में एक तीसरा फरीक है और वो भी चाइना में, और वो फ्रांस है। पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी तो ये जो इलाके हैं जिसको ग्रेटर लेबनान, ये आज वाला लेबनान नहीं, ग्रेटर लेबनान जिसमें कुछ सीरिया भी था, वो इलाके फ्रांस को दे दिए गए थे। फ्रांस की कॉलोनी, इस फ्रांस की कॉलोनी फ्रांस को दे दिए गए थे। ठीक है। तो फ्रांस उसके बाद 1943 तक ये फ्रांस के पास रहा। ठीक है ना, ऑटोमन से फ्रांस के पास चला गया। इसीलिए फ्रांस आता है दरमियान में, जो हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर मैक्रोन आए, याद है वो धमाका वो ब्लास्ट हुआ था, मैक्रोन आए तो लोग लेबनान के कह रहे हैं कि आप रोल प्ले करें।